अध्याय 8। मेई-म्यू का उल्लेख नहीं करने के लिए, यहाँ तक कि वांग-यू ने महसूस किया कि मेई-शू सबसे संदिग्ध था। आखिरकार कौन सा नौकर अपने नियोक्ताओं के साथ इस तरह से खिलवाड़ करने की हिम्मत करेगा। मेई-यान और मेई-म्यू कभी कभार रहेंगे, लेकिन उनका रिश्ता उतना बुरा नहीं था। केवल मेई-शू, जिन्होंने 5 साल के लिए मेई परिवार को छोड़ दिया था और उनके नियंत्रण में नहीं थे, सबसे अप्रत्याशित थे। मेई-शू में कम लक्षित दिखने के लिए वांग-यू ने झाओ यान को निर्देश दिया, जो अभी आए थे, लिविंग रूम में सभी को इकट्ठा करने और एक एक करके उनसे सवाल करने के लिए। 5 मिनट बाद जैसे ही सभी इकट्ठा हुए, मेई-यू बाहर से लौट आए। मेई-यू ने मेई-म्यू को देखा, जो केवल एक हेडस्कार्फ में लपेटा गया था। केवल उसकी आंखों से पता चला और आश्चर्य में पूछा, क्या चल रहा है। जब मेई-म्यू ने अपने पिता को देखा तो वह तुरंत रोई और आगे बढ़ने के लिए उसे बताए कि क्या हुआ था। फिर उसने फिर से मेई-शू पर एक उंगली उठाई। पिताजी, यह मेई-शू होना चाहिए। उसने कल वापस आते ही मेरा कमरा छीन लिया। उसे ईर्ष्या होनी चाहिए कि मैं आपकी तरफ से हो सकता हूँ, लेकिन उसकी तुलना में मैं केवल कुछ वर्षों के लिए आपकी तरफ से रहा हूँ। उद्धरण चिन्ह। मेई-यू ने हमेशा मेई-म्यू के साथ नहीं होने के बाद मेई-शू को दोषी महसूस किया था। जब उसने ये सुना तो वह डूब गया और मेई-शू को देखा। मेई-म्यू केवल 5 साल पहले मेई परिवार में लौट आया था। क्या आपके लिए यह जरूरी है कि आप सिर्फ एक कमरे के लिए ऐसा करें? इसके अलावा क्या यह आप किसने अपनी बहन के साथ किया था? यदि आप अभी सच बताते हैं तो मैं इसे ले जाऊंगा, क्योंकि आप ग्रामीण इलाकों से वापस आए और असंवेदनशील हैं। आप बस माफी मांग सकते हैं और माफी के रूप में कमरे को वापस कर सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। मेई-यू ने माना कि वे दोनों जैविक बहनें थीं और चाहते थे कि वे दोनों एक कदम पीछे हटें। उसने सोचा कि उसकी हरकतें बहुत निष्पक्ष थीं, लेकिन वह भूल गया कि यह उसकी शादी के लिए उसकी नापसंद था, जिससे इस स्थिति का कारण बना। वह जो सबसे ज्यादा असफल रहा था वह उसकी पहली पत्नी थी। हालांकि वह लंबे समय से उसके बारे में भूल गया था। मेई-शू ने उसके दिल में कहा। हालांकि वह मेई-यू के पक्षपाती रवैये को जानती थी, फिर भी वह बिना किसी जांच के पूछताछ करने से बेहद घृणित महसूस करती थी, बजाय इसके कि वह 5 साल बाद वापस लौटी। किसी भी चिंता को दिखाया गया। मेई-शू दुखद लग रहे थे। पिताजी, माँ ने विशेष रूप से मेरे लिए उस कमरे को तैयार किया। मैं एक पुरानी स्मृति के कारण इसमें रुका था। मेई-म्यू के लिए मैं भी सुबह जल्दी गलत तरीके से आरोपी होने के लिए बहुत असहाय हूँ। मुझे संदेह नहीं किया जाना चाहिए और परिवार के हिस्से के रूप में सिर्फ इसलिए नहीं माना जाना चाहिए क्योंकि मैं अभी ग्रामीण इलाकों से लौटा था। बहुत से लोगों ने इसे देखा। यह आंटी वांग था जो दरवाजा खोलने के लिए स्पेयर चाबी पाने के लिए अपने कमरे में वापस चला गया। अगर यह मैं था तो मैं बंद कमरे में कैसे पहुंचा और मैं कैसे बाहर निकला? उद्धरण चिन्ह। मेई-शू के शब्दों ने उपस्थित सभी को समझ में आया। मेई परिवार में कमरे के मालिक के अलावा जिनके पास एक चाबी होगी, अन्य स्पेयर चाबियां वांग-यू की देखरेख में मास्टर बेडरूम में हैं। मेई-शू ने कल मेई परिवार में पहुंचने के बाद से घर नहीं छोड़ा था। यहाँ तक कि अगर वह चाबी चुरा लेती है तो उसके पास डुप्लीकेट कुंजी प्राप्त करने का समय नहीं होगा। कोई फर्क नहीं पड़ता कि उन्होंने कैसे जांच की, उन्हें कोई सुराग नहीं मिला। किसी को इंगित करने के लिए कोई सबूत नहीं था। मेई-म्यू को बाहरी लोगों द्वारा नहीं देखा जा सकता है, इसलिए वे स्वाभाविक रूप से पुलिस को फोन नहीं कर सकते थे। इसलिए वे केवल तितर-बितर कर सकते थे। मेई-शू ने नाश्ता किया और मेई-यान के साथ स्कूल गए। मेई-म्यू अपनी वर्तमान स्थिति में बिल्कुल भी बाहर नहीं जा सकता था, इसलिए वह केवल एक दिन की छुट्टी ले सकती थी। मेई-म्यू के हस्तक्षेप के बिना मेई-शू ने सफलतापूर्वक नए स्कूल में पंजीकरण पूरा कर लिया। मेई-शू को शहर के सभी स्कूलों में अंतिम स्थान पर रखा गया था, इसलिए उसके ग्रेड के आधार पर वह केवल आखिरी पंक्ति में बैठ सकती थी। हर कोई इस नए सहपाठी के बारे में बहुत उत्सुक था। हालांकि लंबे समय तक कुपोषण ने उसके रंग को कुछ हद तक छोड़ दिया था, लेकिन उसे बाइलिंग के अच्छे जीन विरासत में मिला था, जिससे वह एक कमजोर और नाजुक सुंदरता दे रही थी। हालांकि लीजेंग नंबर 1 हाई स्कूल में सौंदर्य के बजाय सभी ने शैक्षणिक प्रदर्शन पर अधिक ध्यान दिया। जब उन्होंने मीशू के ग्रेड को देखा तो सभी ने स्वचालित रूप से उसे एक सुंदर फूलदान के रूप में गरीब शैक्षणिक प्रदर्शन के साथ वर्गीकृत किया। मेई-शू पहले से ही अपने पिछले जीवन में 10 साल से बिस्तर पर पड़ा था। अब कक्षाओं को सुनना आकाश से एक किताब सुनने जैसा था। वह थोड़ा चिंतित महसूस करती थी, लेकिन सौभाग्य से वह मानविकी का अध्ययन कर रही थी, जो ज्यादातर रोटेयाग पर निर्भर थी। उस मुख्य शिक्षक को देखकर जो मंच पर गणितीय सूत्र लिख रहे थे, मेई-शू ने चुपचाप माफी मांगी और शब्दावली को याद करने के लिए अपनी अंग्रेजी पुस्तक को बाहर निकाला। एक नया मिशन आया है। 10 मिनट में मेमोरी से अंग्रेजी पाठ्य पुस्तक से 50 नए अंग्रेजी शब्दावली शब्द लिखें। टाइमर अब शुरू होता है। मेई-शू ने भड़काया। अगर उसे ऐसी याददाश्त होती तो क्या वह अभी भी कक्षा के निचले भाग में होती? लेकिन इसके आसपास कोई रास्ता नहीं था। जब कार्य आया तो उसे यह करना पड़ा। मेई-शू ने प्रत्येक पाठ के बाद जल्दी से नए शब्दों को देखा और सरल शब्दों को याद करना शुरू कर दिया। टाइम अप, लिखना शुरू करें। लिटिल आर्ट की आज्ञा के साथ मेई-शू की आंखों के सभी शब्द मोज़ाइक में बदल गए। इसलिए
उसने जल्दी से एक कलम और कागज निकाला और लिखना शुरू कर दिया। डर है कि अगर वह दूसरी धीमी थी तो वह एक शब्द भूल जाएगी। 8 मिनट बाद लिटिल आर्ट ने पूरे 50 शब्दों को देखा और उनके बीच एक -15 अंग्रेजी नंबर पाकर आश्चर्यचकित थे। मास्टर, मेरे स्कैन के अनुसार 10 अंग्रेजी नंबर हैं जो पाठ्यपुस्तक में दिखाई नहीं देते हैं। कार्य विफल रहा। अध्याय 9। मेइशू ने महसूस किया कि वह पहले से ही अपनी कुछ मस्तिष्क कोशिकाओं का उपयोग कर चुकी थी और अंत में केवल 30 से अधिक शब्दों को याद रख सकती थी। यही कारण है कि उसने अपने तरीके से धोखा देने के लिए संख्याओं का उपयोग करने के बारे में सोचा। हालांकि उसकी किस्मत काफी अच्छी नहीं थी। नहीं नहीं नहीं, मुझे एक और मौका दो, मैं आपको अब 1 मिनट के भीतर 10 और शब्द दे सकता हूँ। उद्धरण चिन्ह। मेइशू द्वारा भीख मांगने के बाद लिटिल आर्ट ने मेइशू के लिए एक अपवाद के लिए आवेदन किया। ठीक है, टाइमर अब शुरू होता है। 1 मिनट बाद छोटे आर्ट ने मेइशू को अवाक किया। मैं, प्यार, आप, हैं, ये नए शब्द माना जाता है। नहीं, मेइशू ने कुछ समय के लिए निर्दोष रूप से झपकी ली। ये क्यों नहीं गिना जाता है? आपने यह नहीं कहा कि अंग्रेजी शब्द 1, 2 और 3 अभी गिनती नहीं है? और क्या यह मेरे ऊपर नहीं होना चाहिए कि वे नए शब्द हैं या नहीं? मैं कक्षा में सबसे नीचे हूँ। मैंने अपने पिछले जीवन में 1 दशक से अधिक समय में एक पाठ्यपुस्तक को नहीं छुआ है, इसलिए मेरे लिए ये सभी नए शब्द हैं। लिटिल आर्ट, ये पहली बार था जब उसने किसी को आत्मविश्वास से यह कहते हुए सुना था कि वह कक्षा के निचले भाग में था। यह मेइशू के स्पष्टीकरण का खंडन करना चाहता था, लेकिन यह नहीं पता था कि कहाँ से शुरू करें। इसने बाद में मुख्यालय को कार्य में खामियों की रिपोर्ट करने का फैसला किया। ठीक है, आप अगली बार इस तरह की खामियों का शोषण नहीं कर सकते हैं। इस समय आप इसे गिनेंगे। जोर 10 अंक। फोटोग्राफिक मेमोरी कौशल को सक्रिय करें। मेइशू की आंखें जलती हैं। इस कौशल के साथ एक शीर्ष विश्वविद्यालय में जाने से पहले ही केवल कुछ समय था। लिटिल आर्ट की चेतावनी सुनकर वह अपने दिल में घुस गई। बेशक वह अगली बार इसे करने की हिम्मत करेगी। उसने अपनी क्षमता के साथ खामियों को पाया था, इसलिए वह इसका फायदा क्यों नहीं उठा सकती थी? उसने कुछ भी गलत नहीं किया था और यहाँ तक कि उन्हें समस्या की खोज करने में भी मदद की थी। मेइशू ने अपना सिर नीचे कर दिया और जब वह अपने डेस्क के ऊपरी दाईं कोने में एक हाथ दिखाई देती थी तो उसे गुप्त रूप से खुशी हुई। दस्तक दस्तक, 2 नौका आए। मेइशू को पता था कि कुछ गलत था। उसने देखा और शिक्षक को उसे और उसकी अंग्रेजी किताब को घूरते हुए देखा। वह केवल अजीब तरह से मुस्कुरा सकती थी। कक्षा के बाद मेरे कार्यालय में आओ, शिक्षक ने धीरे से कहा और छोड़ दिया। जब घंटी बजती तो मेइशू ने शिक्षक को कार्यालय में ले जाया। शिक्षक कुर्सी पर बैठ गया और उसने अपने गुस्से को वापस पकड़ लिया क्योंकि उसने पूछा, आप गणित वर्ग में अंग्रेजी क्यों पढ़ रहे हैं? क्या आप अंग्रेजी कक्षा में गणित पढ़ने की योजना बना रहे हैं? मेइशू ने अपनी नाक रगड़ दी। दरअसल ये शिक्षक काफी अच्छा और जिम्मेदार था। भले ही मेइशू अपने पिछले जीवन में अध्ययन करने पर ध्यान केंद्रित नहीं कर रहा था, लेकिन उसने उस पर हार नहीं मानी। उन्होंने कई बार उससे बात की। उम्मीद है कि वह पिछले 3 महीनों में एक अंतिम स्प्रिंट बना सकती है। उसने उससे कहा कि परिणाम की परवाह किए बिना कम से कम उसने अपनी पूरी कोशिश की और उसे कोई पछतावा नहीं होगा। हालांकि मेइशू ने नहीं सुना। उसे वांग यू और उसकी बेटी द्वारा पियानो सीखने के लिए राजी किया गया था। उन्होंने कहा कि अगर वह कॉलेज प्रवेश परीक्षा के लिए कला पत्र लेती है तो उसे बहुत कम स्कोर की आवश्यकता होगी, जिससे उसे कॉलेज में आने का बेहतर मौका मिलेगा। यदि एक कला छात्र का मार्ग वास्तव में इतना आसान था तो क्या उन सभी लोगों को नहीं जो अध्ययन करने में अच्छे नहीं थे इसके लिए गए हैं? इसके अलावा ये पहले से ही कला परीक्षा के लिए आवेदन की समय सीमा से पहले था और वांग यू ने उसे सीखने की कला को ठीक से नहीं जाने दिया। अंत में दोनों पक्षों को स्वाभाविक रूप से देरी हुई। मेइशू ने एक पल के लिए सोचा। वह विज्ञान में शुरू करने के लिए अच्छी नहीं थी, इसलिए वह शिक्षक को अपनी योजना के बारे में बता सकती है। वह कुछ अच्छे सीखने के सुझाव भी प्राप्त करने में सक्षम हो सकती है। शिक्षक, मैंने जूनियर हाई स्कूल के गणित में भी महारत हासिल नहीं की है, इसलिए मैं अब हाई स्कूल की कक्षाओं को नहीं समझता। मैं कुछ पाठ्यपुस्तकों को पढ़ना चाहता हूँ जिन्हें मैं याद कर सकता हूँ ताकि मैं अपना समय बर्बाद न करूँ। जब शिक्षक ने ये सुना तो उसे थोड़ा आराम मिला। जब तक मेइशू अभी भी अध्ययन करना चाहता था तब भी उम्मीद थी। गणित तार्किक सोच के अनुप्रयोग के बारे में अधिक है। रोटे द्वारा इसे याद रखना निश्चित रूप से काम नहीं करता है। हालांकि समय अब सीमित है। जब तक आप सीखना चाहते हैं, मैं इस सप्ताह आपके लिए कुछ क्लासिक प्रश्नों की व्यवस्था करूंगा। जब तक आप सूत्रों का अच्छी तरह से अध्ययन करते हैं तब भी आप एक उच्च स्कोर प्राप्त करने में सक्षम होंगे। सही स्कोर 150 अंक है। अधिकांश बुनियादी सवालों को प्राप्त करने के लिए अपनी पूरी कोशिश करें। बहुत कम से कम आप 80 से 90 अंक प्राप्त कर सकते हैं, जो आपको कॉलेज प्रवेश परीक्षा में नीचे नहीं खींचते हैं। गणित वर्ग को न सुने, बस आपके लिए मिले प्रश्न करें। यदि आप नहीं समझते हैं तो मुझे कक्षा के बाद पूछें। उद्धरण चिन्ह। मेइशू ने उन्हें कृतज्ञता से धन्यवाद दिया। धन्यवाद शिक्षक। लक्षित अभ्यास के साथ गणित कॉलेज प्रवेश परीक्षा के कुल स्कोर को बहुत अधिक नहीं खींचेगा।
उसकी फोटोग्राफिक मेमोरी के साथ मिलकर मेईशू को अब विश्वास था कि वह इसी ग्रेड के शीर्ष 100 में बना सकती है। कक्षा में वापस मेईशू ने क्लास मॉनिटर से नोट्स उधार लिए। क्लास मॉनिटर चेन हाओ एक छोटा और गोल मटोल वाला लड़का था जो गोल फ्रेम चश्मा पहने हुए था। उनके पास एक विशेष रूप से सौम्य स्वभाव था और कृपया उन्हें याद दिलाया, आप ग्रेड 1 से ग्रेड 3 की इतिहास, भूगोल और राजनीति के नोटों को उधार लेना चाहते हैं, लेकिन हम पहले से ही ग्रेड 2 की कक्षाओं की समीक्षा कर रहे हैं। मेईशू ने मुस्कुराया और जवाब दिया, क्लास मॉनिटर, मैंने पिछली कक्षाओं के साथ नहीं पकड़ लिया। मैं घर पर नोटों की नकल करने के लिए सप्ताहांत का लाभ उठाना चाहता था। मैं उन्हें सोमवार को आपके पास वापस कर दूंगा। मुझे आश्चर्य है कि क्या यह आपके लिए सुविधाजनक है। उद्धरण चिन्ह। जब चेन हाओ ने ये सुना तो उसने उसे और मना नहीं किया। इसके बारे में इतना असुविधाजनक क्या है? तब मैं इस सप्ताह के अंत में अंग्रेजी और गणित के कागजात करूंगा। उद्धरण चिन्ह। अध्याय 10। कुछ छात्रों ने मैथ क्लास में अंग्रेजी किताबें पढ़ते हुए मेईशू को देखा। कक्षा के बाद मेईशू को शिक्षक द्वारा शिक्षक के कार्यालय में बुलाया गया था। जब मेईशू लौटे तो ये खबर पहले से ही पूरी कक्षा में फैल गई थी। टीएसके किसी ने पहले कड़ी मेहनत नहीं की थी, लेकिन अब वह मेहनती होने का नाटक कर रही है। उद्धरण चिन्ह। जब उस छात्र के पास व्यक्ति ने ये सुना तो उसने अपना मुंह ढक लिया और हंस पड़ी। कुंजी यह है कि उसका शो इतना लंगड़ा था। वह वास्तव में गणित की कक्षा में अंग्रेजी पाठ्यपुस्तक पढ़ रही थी। वह मोटी है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसका शो लंगड़ा है या नहीं। शिक्षक द्वारा फटकार लगने के बाद अब वह क्लास मॉनिटर के साथ एक शो में डाल रही है। 2 दिनों में नोटों के 18 सेट कॉपी करें। मुझे विश्वास क्यों नहीं है। उद्धरण चिन्ह। मेईशू ने 3 लोगों को देखने के लिए अपना सिर घुमाया और महसूस किया कि वे मेईम्यू के 3 लड़की थे। चेन हाओ एक अच्छा इंसान था। जब उसने ये देखा तो उसने तुरंत उन्हें रोक दिया। जब तक वह सीखना चाहती है, हमें उसकी मदद करनी चाहिए। हमारे सहपाठियों पर इतना संदेह नहीं है। घंटी बजती है। मेईशू ने उन तीनों को देखा और उसकी टकटकी को वापस ले लिया। उसने अपनी सीट पर किताबों का एक बड़ा ढेर लगाया। स्कूल के बाद मेईशू ने ड्राइवर को एक निजी क्लब में कार चलाने के लिए कहा। यूक्सी क्लब, ये वो जगह थी जहां उनके दूसरे भाई मेई जिंग सबसे अधिक बार रुके थे। खाने पीने, खेलने और आवास के लिए एक स्टॉप सेवा थी। क्योंकि मेईयू कभी कभी मेहमानों का मनोरंजन करते थे, उन्होंने वीआईपी कार्ड के लिए आवेदन किया था। वांगयू ने जानबूझकर अपने भाई को मेई जिंग को कुछ समय में खेलने के लिए लाने के लिए कहा। तब से मेई जिंग हर सप्ताहांत यहाँ आएगा। अपने पिछले जीवन में मेईशू ने यहाँ 2 बार मेईम्यू का अनुसरण किया था। वह गेस्ट रूम में चली गई कि मेई जिंग ने अक्सर उसकी याद में बुक किया था। उसने दरवाजा खटखटाया और इसे लंबे समय के बाद खोला गया। मेईशू को देखते हुए मेई जिंग दंग रह गया। जब वह मेईशू छोड़ दिया था तब वह 9 साल का था। अतीत में वह मेईशू से सबसे ज्यादा रहना पसंद करता था। हालांकि जैसा कि वांगयू ने लगातार उनके बीच कलह बोया, उन्होंने अब केवल मेईशू को दोषी ठहराया और नफरत की। मेईशू ने मेई जिंग को देखा और अंदर से आहें भरी। उनके लुक को उनके माता पिता के सभी अच्छे बिंदु विरासत में मिले थे। 14 साल की उम्र में वह पहले से ही शकल में एक सुंदर युवा व्यक्ति के रूप में पहचाना गया था। जब वह वयस्कता में पहुंचा तो वह एक दानव से भी अधिक सुंदर था। अपने पिछले जीवन में वांगयू के छोटे भाई के जानबूझकर मार्गदर्शन के कारण उनके आसपास अंतहीन महिलाएं थीं, जिससे उन्हें बहुत सारे रोमांटिक ऋण थे और अंत में मेईयू द्वारा छोड़ दिया गया। बाद में उस आग में उसकी उपस्थिति नष्ट हो गई। उनका व्यक्तित्व अधिक से अधिक अनुचित, हिंसक और स्वभावपूर्ण हो गया। वह एक गैंगस्टर की मालकिन के साथ भी उलझा हुआ था। अंत में वह अंधा हो गया था। मेई जिंग को पता था कि मेईशू जल्द ही शहर लौट आएंगे, लेकिन उन्हें यहाँ मिलने की उम्मीद नहीं थी। मेईशू ने ये कहने की पहल की, यह आज का सप्ताहांत है, मैं आपको घर लाने के लिए यहाँ हूँ। मेई जिंग ने अपनी आंखें घुमाई और अधीरता से कहा, मैं घर नहीं जा रहा हूँ, मुझे परेशान मत करो। लिटिल मेई को पता था कि वांगयू ने मेई जिंग पर कितनी प्रगति की थी। वह थोड़ी चिंतित थी, लेकिन 14 वर्षीय मेई जिंग उससे कुछ सेंटीमीटर लंबा था। उनके शरीर ने गेस्ट रूम में दृश्य को पूरी तरह से अवरुद्ध कर दिया। मेईशू ने मेई जिंग को एक छोटे से बल के साथ दूर धकेल दिया और अंदर चला गया, उत्सुक होने का नाटक करते हुए। यह मेरा पहला मौका है जब इस तरह के उच्च अंत स्थान पर आ रहा है। मैं अपने क्षितिज को व्यापक बनाना चाहता हूँ। उद्धरण चिन्ह। मेई जिंग ने खुद को एक बल से कुछ कदम पीछे धकेल दिया। उन्होंने सदमे में मेईशू की पीठ को देखा। वह कब इतना कमजोर हो गया। मेईशू अंदर गए और देखा कि अंदर 2 बेड थे। खिड़की से एक दूसरे का सामना करने वाले 4 कंप्यूटर थे। लीचेंग नंबर 3 हाई स्कूल की वर्दी में 3 लड़के एयरफोन पहने हुए थे और स्क्रीन पर घूरते थे। उनकी उंगलियां कीबोर्ड पर जल्दी से टाइप कर रही थीं। ये देखते हुए कि यह एक स्पोर्ट्स रूम होना चाहिए, मेईशू ने चुपके से राहत की सांस ली। मेई जिंग ने उसका पीछा किया, उसके स्वर और भी अधीर। कौन आपको मेरे कमरे में ले जाने देता है? जाओ, जो आपको करने की जरूरत है। आवाज सुनकर हर कोई घूम गया। जब उन्होंने मेईशू को देखा तो उनकी आंखें जल गईं।
लेंसिटी में नंबर 1 सौंदर्य के रूप में मेई शू की प्रतिष्ठा अवांछनीय नहीं थी। यहाँ तक कि अगर वह अभी तक बड़ी नहीं हुई थी तो वह पहले से ही एक सुंदरता का आकर्षण था। झाओ ने मेई शू को देखा और जानबूझकर उसे चिढ़ाया। मिस, क्या आप यहाँ गेम खेलने के लिए हैं? मैं इसमें अच्छा हूँ। मैं आपको सिखा सकता हूँ कि गेम कैसे खेलें। यदि यह एक वयस्क अवसर होता तो किसी ने इसे एक साधारण टिप्पणी के रूप में नहीं लिया होता। सौभाग्य से मेई जिंग को पता था कि झाओ वह सिर्फ बातूनी था और सुंदरियों के साथ फ्लर्ट करना पसंद करता था। वह वास्तव में बहुत निर्दोष था, अन्यथा वह झाओ को सीधे पीटा होता। मेई शू को अन्य दो को नहीं पता था, लेकिन वह झाओ को जानती थी। झाओ कॉरपोरेशन के बॉस का सबसे छोटा बेटा और मेई जिंग के अच्छे दोस्त के बाद से वह छोटा था। झाओ, तुम मुझे नहीं पहचानते। मैं मेई शू हूँ। झाओ, उन्होंने मेई शू को गंभीरता से देखा और आश्चर्य में कहा, बहन मेई शू, मैं सोच रहा था कि आप इतने परिचित क्यों लग रहे थे। उद्धरण चिन्ह। मेई शू ने मुस्कुराते हुए कहा, यह एक लंबा समय हो गया है। मैं आज मेई जिंग को घर लाने के लिए यहाँ हूँ। जब आप मुक्त हो तो एक और दिन आओ। झाओ वह दंग रह गया जब उसने ये सुना और मेई जिंग को देखा। जब मेई जिंग ने मेई शू को फिर से उल्लेख किया तो उन्होंने देखा कि उनके दोस्त अभी भी आसपास थे, इसलिए यहाँ घर पर संघर्ष को लाना उचित नहीं था। उन्होंने केवल डूबे और कहा, मेरे पास बाद में कुछ करना है। मैं इस सप्ताह के अंत में घर नहीं जा रहा हूँ। अध्याय 11। 14 वर्षीय जूनियर हाई स्कूल के छात्रों के एक समूह के पास क्या व्यवसाय हो सकता है? अगर वे बाहर नहीं जाते और शहर में परेशानी का कारण बनते तो ये काफी अच्छा माना जाता। हालांकि मेई शू केवल उसके दिल में इसके बारे में सोच सकते थे। मेई जिंग 4 भाइयों में सबसे बेतहाशा और सबसे बेकाबू था। वह विशेष रूप से विद्रोही था, इसलिए वह केवल उसे पहले पूरा कर सकती थी। मेई शू ने दिलचस्पी लेने का नाटक किया और जवाब दिया, यह क्या है? मुझे अंदर गिनो। मेई जिंग बोलने से पहले झाओ ने उत्सुकता से बाधित किया, बहन मेई शू, नेत्रहीन रूप से मस्ती में शामिल नहीं होते हैं। यदि आप लड़ना शुरू करते हैं तो आप घायल हो जाते हैं। जब मेई जिंग ने झाओ को सुना तो वह उस पर झकझोर गया। आप बहुत ज्यादा बात करते हैं, अपना खेल खेलें। झाओ ने उन्हें एहसास किया कि उसने सेम को गिरा दिया था। उसने अपना मुंह ढक लिया और अपने कंप्यूटर के सामने वापस बैठ गया। जब उसने सुना तो मेई शू फूट गया। उसने अनुमान लगाया कि मेई जिंग ने फिर से किसी के साथ लड़ने के लिए एक नियुक्ति की होगी। हालांकि उसे अपने दिल में राहत महसूस हुई, क्योंकि अपने पिछले जीवन में मेई जिंग के पास इस समय कोई बड़ी घटना नहीं थी और इतनी कम उम्र में लड़कियों के साथ उलझने से बेहतर था। मेई शू को यह निर्धारित करने के बाद थोड़ा राहत मिली कि वांग यू और उसके भाई की योजना मेई जिंग एस्ट्रे का नेतृत्व करने के लिए सफल नहीं हुई थी। मेई जिंग ने मेई शू की अभिव्यक्ति में बदलाव को देखा और बचपन से ही अपने बचपन से दृश्यों में वापस आ गए जब उन्होंने हमेशा अपनी बड़ी बहन का पीछा करने के लिए बाहर खेलने के लिए पीछा किया। हालांकि उन्हें जल्दी से याद आया कि वांग यू और उनकी बेटी ने क्या कहा। हालांकि वह इस पर विश्वास नहीं करना चाहता था, लेकिन ऐसा लगता था कि उसने जो देखा वह वास्तव में सच था। स्क्रैम, यह आपके व्यवसाय में से कोई भी नहीं है। मेरे सामने दिखाई नहीं दे रहा है, आप कष्टप्रद हैं। मेई शू को लगा कि मेई जिंग का रवैया पहले की तुलना में बहुत ठंडा था। हालांकि वह नहीं जानती थी कि अगर वह अब रहने पर जोर देती है तो ये केवल उसे और भी अधिक घृणित महसूस कराएगा। इसलिए उसने उसे मजबूर नहीं किया और केवल चिंता के साथ कहा, फिर बाहर सावधान रहें और अपना ध्यान रखें। ऐसा कहने के बाद उसने झाओ को निर्देश दिया, झाओ, मुझे बुलाओ अगर वहां कुछ भी हो। झाओ खड़े होकर सिर हिलाया। चिंता मत करो बहन मेई शू। जब झाओ ने देखा कि वह चली गई थी तो वह मेई जिंग पर झुक गई और फुसफुसाया, मुझे नहीं लगता कि सिस्टर मेई शू उस तरह का व्यक्ति है। मेई जिंग ने झाओ पर नजर डाली और कुछ भी नहीं कहा। जब मेई शू ने उनकी बातचीत सुनी तो वह रुक नहीं गई। वह जानती थी कि मेई जिंग को ठीक से व्यवहार करना सिखाना कुछ ऐसा नहीं था जो रात भर किया जा सके। चूंकि हस्तक्षेप करने का कोई अच्छा अवसर नहीं था, इसलिए वह जल्दी में नहीं थी। जब तक यह उसकी सुरक्षा के लिए खतरा नहीं था, ये ठीक था। मेई शू ने अपना ध्यान अपनी पढ़ाई पर वापस स्थानांतरित कर दिया। सप्ताहांत और शुक्रवार की रात को केवल 2 दिनों के साथ उसे 3 साल के पाठ्यक्रमों के नोटों की नकल करनी थी। ये निश्चित रूप से एक बड़ा काम था और कुंजी ये थी कि उसे अपनी पढ़ाई में मेई यान की मदद करने के लिए समय भी ढूंढना था। मेई शू क्लब से बाहर आए और मेई परिवार की ड्राइवर की कार नहीं देखी। जैसे ही वह हैरान महसूस कर रही थी, किसी ने अचानक उसकी बांह पकड़ ली। बहन, थोड़ी गहरी लेकिन कोमल आवाज लग रही थी। मेई शू ने घूमकर एक लड़का देखा जो उसके मुकाबले पूर्ण सिर था। वह विशेष रूप से अच्छा दिखने वाला था। मेई जिंग की राक्षसी सुंदरता के विपरीत, जिसमें एक आकर्षक गुणवत्ता थी, इस लड़के की सुंदर विशेषताएं मजबूत और दृढ़ थी। मर्दाना आभा जो उसकी भौं और आंखों से निकली थी, उसने उसका अनूठा आकर्षण बनाया। सबसे महत्वपूर्ण बात, उसके चेहरे पर प्यारी मुस्कान ने उसे एक छोटे से पिल्ला की तरह बना दिया। उसकी आंखें शुद्ध थीं और वह इतनी नर्म लग रही थी कि इससे लोग बाहर पहुंचना चाहते हैं और उसे छूना चाहते हैं। मेई शू को मंत्रमुग्ध कर दिया गया था। नहीं, यहाँ तक कि अगर आप अच्छे दिख रहे हैं
तो मेरा लाभ उठाने के बारे में न सोचें। मेईशू अपने होश में वापस आकर एक हाथ से दूसरे पक्ष की कलाई को पकड़ लिया। उसने दूसरे पक्ष को जाने के लिए मजबूर करने के लिए एक छोटा बल उतारा। मैं आपको चेतावनी दे रहा हूँ, यदि आप मुझे छूने की हिम्मत करते हैं तो मैं आपको जेल भेज दूंगा। लड़का अपने दूसरे हाथ से बाहर पहुंच गया, जिसे मेईशू ने पकड़ लिया। उन्होंने कहा और कहा, ये दर्द होता है, दर्द होता है। मेईशू ने अपने होठों को शुद्ध किया जब उसने लड़के की आवाज सुनी, जो उसकी उपस्थिति से मेल नहीं खाती थी। वह सोच रही थी कि क्या ये बातचीत करने का एक नया तरीका था। लड़के ने एक पीड़ित अभिव्यक्ति के साथ मेईशू के सामने हाथ उठाया, यहाँ तक कि उसकी आवाज नर्म थी और शिकायतों से भरी हुई थी। बहन, जियोबाओ दर्द करता है, क्या आप इस पर उड़ा सकते हैं ताकि यह अब और चोट न पहुंचे? मेईशू ने उसके सिर को खरोंच दिया। दूसरी पार्टी की स्पष्ट आंखों में निर्दोष रूप को देखते हुए उसे लगा कि वह दिखावा नहीं कर रहा है। जब जियोबाओ ने देखा कि मेईशू ने उसके लिए हाथ नहीं उड़ाया तो वह पौट हो गया और उसकी आंखें लाल हो गईं। वह कुछ समय के लिए जमीन पर आ गया और उसके अनुरोध को दोहराया। बहन, आप जियोबाओ को चोट पहुंचाते हैं, आपको उस पर उड़ाना होगा। ये कहा जाना था कि कभी कभी लड़के लड़कियों की तरह ही जरूरतमंद हो सकते हैं। उसके सामने वाले लड़के को देखकर, जिसने खुद को जियोबाओ कहा, लगभग रोते हुए, मेईशू मदद नहीं कर सकता, लेकिन उसके दिल को नर्म कर सकता है और यहाँ तक कि यह भी अनुमान लगाया कि वह बौद्धिक विकलांगता वाला बच्चा हो सकता है। मास्टर, कृपया दयालुता का एक कार्य पूरा करें और जरूरत में किसी से अनुरोध पूरा करें। ये कार्य केवल केक का एक टुकड़ा था और मेईशू को भी संदेह है कि थोड़ा आर्ट जानबूझकर उसे उसके सामने लड़के की मदद करने के लिए सौंपा। इसलिए वह अब नहीं बनी रही और एक तरह की मुस्कान पर रखी, जैसे कि भेड़ के कपड़ों में एक भेड़िया। जियोबाओ, क्या आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए अपने हाथ पर उड़ूं? अध्याय 12। बिना किसी हिचकिचाहट की दूसरी पार्टी को देखकर मेईशू ने तुरंत अपनी कलाई पर उड़ा दिया, जो लगभग उसके मुंह में डाल दिया गया था, और उसे आराम दिया। ठीक है, मैं पहले से ही इस पर उड़ गया हूँ। जियोबाओ का हाथ अब और चोट नहीं पहुंचा है। ये देखते हुए कि उनका अनुरोध पूरा हो गया था, जियोबाओ की आंखें क्रेसेंट्स में घुमावदार हो गईं और उनकी मुस्कान मासूमियत से भर गई। लिटिल आर्ट पहले से ही मेईशू का शोषण करने वाले कमियों का इस्तेमाल किया गया था। मिशन को पूरा करने के लिए बधाई मास्टर। जोड़ 10 अंक, आत्मीयता जोड़ 1। मेईशू ने छींटाकशी की। यह शायद वह सबसे तेज मिशन था जिसे उसने पूरा किया था। मेईशू ने फिर से चारों ओर देखा और किसी को भी नहीं मिला जिसे जियोबाओ के अभिभावक होने का संदेह था। इसलिए उसने जियोबाओ को देखा और पूछा, जियोबाओ, क्या आप अपने परिवार के साथ बाहर गए थे? क्या आपको अभी भी याद है कि आप आज कहाँ जा रहे हैं? मैं आपको अपने डैडी और मम्मी को खोजने के लिए लाऊंगा। उद्धरण चिन्ह। जियोबाओ की आंखें लुढ़क गईं। उन्होंने मेईशू को देखा और गंभीरता से जवाब दिया, डैडी और मम्मी घर पर हैं। बहन, मुझे घर ले आओ। ये देखते हुए कि जियोबाओ ने किसी भी उपयोगी जानकारी के साथ जवाब नहीं दिया, मेईशू एक नुकसान में था। उसने उसका मार्गदर्शन किया। मुझे नहीं पता कि आपका घर कहाँ है। इस बारे में सोचे कि पास में क्या है जिसने आप पर एक गहरी छाप छोड़ी है। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, जियोबाओ ने देखा कि मेईशू झूठ बोल रहा था और निश्चितता के साथ जवाब दिया, आप जानते हैं कि मेरा घर कहाँ है। हम एक दूसरे को जानते हैं। मेईशू ने अपनी आंखें चौड़ी कर दी और उसे फिर से आकार दिया। तब उसने निश्चितता के साथ कहा, आपको गलत याद है। हम वास्तव में एक दूसरे को नहीं जानते हैं। इससे पहले कि मेईशू खत्म कर पाता, जियोबाओ को उत्तेजित कर दिया गया था। वह अचानक बहुत चिड़चिड़ा हो गया और जोर से दोहराता रहा, हम एक दूसरे को जानते हैं। हम एक दूसरे को जानते हैं। इस दृश्य ने मेईशू को इतना भयभीत कर दिया कि वह जल्दी से बाहर पहुंची और जियोबाओ की पीठ को थपथपाया, अपने शब्दों को प्रतिध्वनित किया। जियोबाओ ने मेईशू की आंखों में देखा और धीरे धीरे उसके आराम को महसूस करने के बाद शांत हो गया। मेईशू ने आखिरकार राहत की सांस ली। मेरी हमदम, दूर से एक चिल्लाहट आई। मेईशू बता सकते थे कि यह ड्राइवर ओल्ड यान था। वह घूमकर उसकी तलाश की। एक लंबे समय के बाद उसने पाया कि वह सड़क के पार तिरछे पार्किंग स्थल से उसे लहराती थी। मेईशू ने जवाब देने के बाद उसने सोचा कि वह जियोबाओ को एक पुलिस स्टेशन में भेज सकती है और पुलिस को उसे घर भेजने के तरीके के बारे में सोचने के लिए मिल सकती है। अप्रत्याशित रूप से उसके पीछे का व्यक्ति पलक झपकते ही गायब हो गया। मेईशू ने चारों ओर देखा, लेकिन जियोबाओ को नहीं देखा। हालांकि वह थोड़ी चिंतित थी, लेकिन वह कुछ भी नहीं कर सकती थी। आखिरकार वह सिर्फ एक राहगीर थी जो संयोग से जियोबाओ से मिली थी। उसके पास अपना संपर्क नंबर भी नहीं था। वह केवल प्रार्थना कर सकती थी कि वह पुलिस से मुठभेड़ कर सके या उसके परिवार द्वारा पाया जा सके। मेईशू ने इस मामले को उसके दिमाग से फेंक दिया और कार को घर ले गया। मेईशू अभी भी शुक्रवार को रात के खाने के लिए दिखाई नहीं दे रहे थे। डाइनिंग टेबल पर 4 लोग कल रात की तरह ही थे। अपने सबसे बड़े भाई मेईफैंग ने जूनियर हाई स्कूल में प्रवेश करने के बाद उन्होंने मेईयू से कहा कि वह स्कूल के पास एक घर खरीदने के लिए इस आधार पर कि वह अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करना चाहता था। वह आमतौर पर मेई परिवार में नहीं लौटता था।
उनका तीसरा भाई मेई वह ऑटिस्टिक था और जब तक यह एक पारंपरिक अवकाश नहीं था तब तक घर नहीं उठाया जाएगा। मेईशु 5 साल बाद मेई परिवार में लौट आए थे। उसके जैविक पिता मेयू के लिए ये समुद्र में गिरने वाले पानी की एक बूंद की तरह था। ये किसी भी लहर का कारण नहीं था। वह किसी भी खून के बिना एक बाहरी व्यक्ति की तरह थी और उसका उससे कोई लेना देना नहीं था। मेयू ने गर्व से कहा, मेईशु बहुत दुखी नहीं है। यदि यह कुछ महत्वपूर्ण नहीं है तो पिताजी के पास कभी भी समय नहीं होगा। जब वह अपने व्यवसाय के साथ किया जाता है तो वह स्वाभाविक रूप से आपके साथ भोजन करेगा। अपने पिछले जीवन में मेईशु इस वजह से दुखी होंगे। हालांकि जब उसने इस जीवन में फिर से इसका सामना किया तो न केवल उसका दिल शांत था बल्कि उसे ये भी लगा कि वह एक कम बदमाश से निपट सकती है। उसकी भूख में सुधार हुआ था। वांग यू ने आज सुबह मेई के लिए छुट्टी के लिए आवेदन किया। उसने किसी के लिए आने की व्यवस्था की जिससे मीमू ने भान गोदने के साथ भौहों की कमी को कवर करने में मदद की। मेई ने एक विग और नकली पलकों पर भी रखा। यही कारण है कि वह परेशानी पैदा करने के लिए अपनी सामान्य उपस्थिति में यहाँ दिखाई दे सकती थी। ये देखकर कि मेई ने अभिनय किया जैसे कि आज सुबह कुछ भी नहीं हुआ था, मेईशु ने उनकी मानसिक ताकत की प्रशंसा की। मेईशु को मेई के भौंकने से परेशान नहीं किया जा सकता है। वह जल्दी से खाना खत्म करना चाहती थी और नोटों को कॉपी करने के लिए ऊपर जाना चाहती थी। नोटों की 18 किताबें थीं। वह चिंतित थी कि वह समय पर नकल खत्म नहीं कर पाएगी। मेई के व्यंग्यात्मक स्वर को सुनने पर मेईयान ने अपनी आंखें घुमाई। बेवकूफ बाल्डी, यदि आपके पास समय है तो आपको पहले अपने बालों की देखभाल करनी चाहिए। क्या आपको डर नहीं है कि आप अब बाल नहीं बढ़ाते हैं? अपने स्वयं के मामलों की गड़बड़ी के बाद आपको अभी भी दूसरों पर हंसने के लिए अवकाश है। उद्धरण चिन्ह। जब मेईशु ने मेईयान को उसके लिए बोलते हुए सुना तो वह फिर से आश्चर्यचकित थी। वह मेईयान से उम्मीद नहीं करती थी, जो अपने पिछले जीवन में अपने भाइयों के बीच से निपटने के लिए सबसे मुश्किल था, उसकी रक्षा करने के लिए। मेईयान को एहसास हुआ कि मेईशु उसे देख रहे थे और असहज रूप से कहा, आप क्या देख रहे हैं? मैं सिर्फ बदबूदार बाल्टी की तस्करी को खड़ा नहीं कर सकता। उसे किसने मुझे उपनाम देने के लिए कहा? मेईयान ने फिर से मेई के बारे में शर्मनाक कहानियां लाईं, जो वास्तव में मेई के साथ एक तंत्रिका को मारा। वह गुस्से में खड़ी हो गई और चिल्लाया, शॉटी, मेरे पास बाल हैं। यदि आप फिर से बकवास बात करने की हिम्मत करते हैं तो मैं आपको इसका पछतावा करूंगा। अध्याय 13। मेईयान हमेशा अपने साथियों की तुलना में एक सिर कम था, इसलिए उसे यह उपनाम दिया गया था जब वह पहले मेई के साथ झगड़ा करता था। इस बार जब उन्होंने मेईशु के हमले को सुना तो मेईयान नाराज नहीं थे। इसके बजाय उसने गर्व से अपना सिर हिलाया। मेरे लिए झूठ मत बोलो, मैं डॉक्टर से पूछने के लिए स्कूल की दुर्बलता में गया। लड़कों की ऊंचाई में वृद्धि की लंबी अवधि होती है। ये सिर्फ इतना है कि सभी के पास विकास का एक अलग चरण है। उद्धरण चिन्ह। वांग यू ने उसके माथे को रगड़ दिया। मेईयान सिर्फ एक बच्चा था। इस स्थिति में मेई के साथ उसके लिए ये कठिन था। वह केवल मेज को मुश्किल से थप्पड़ मार सकती थी। ठीक है, आप शांति से भी नहीं खा सकते हैं। यदि आप बहस करना जारी रखते हैं तो आपको अगले 2 दिनों के लिए खाने की अनुमति नहीं है। मेईशु ने खाना जारी रखा जैसे कि कुछ भी नहीं हुआ था, जबकि मेईयान ने मेई पर एक चेहरा बनाया था। मेई ने अपने गुस्से को वापस पकड़ लिया और कुछ भी नहीं कहा क्योंकि वह अपनी मां को गुस्सा करते हुए देखती थी। भोजन एक खट्टा नोट पर समाप्त हुआ। भोजन के आधे घंटे बाद मेईशु ने मेईयान को बुलाया और वह खड़ा हो गया और उसके पीछे उसके कमरे में वापस आ गया। मेईशु ने मेईयान के लिए अपनी पहली बार अपना होमवर्क करने की कोशिश की। यदि वह नहीं जानता कि यह कैसे करना है तो उसे इसे एक तरफ सेट करना चाहिए और उसके साथ एक साथ हल करने के लिए उसका इंतजार करना चाहिए। मेईशु तब दिवास्वप्न करता था जब उसे कुछ नहीं करना था। वह केवल ब्लैकबोर्ड पर शिक्षक के नोटों को कॉपी करेगी जब वह इससे बाहर निकली। इसलिए हालांकि उसकी पाठ्यपुस्तक मेईयान की तरह साफ नहीं थी, लेकिन उसके पास कई नोट नहीं थे। उसने अपनी इतिहास की पाठ्यपुस्तक ली और कॉपी करना शुरू कर दिया। अकादमिक अंडरअचीवर्स के लिए एक दिलचस्प और रोमांचक अध्ययन अनुभव जैसी कोई चीज नहीं थी। आज मेईयान ने कड़ी मेहनत की और पूरे दिन कक्षाओं में भाग लिया। हालांकि वह कई बार कक्षा में विचलित हुई, फिर भी उसे कुछ लाभ मिले। होमवर्क करना एक कक्षा में भाग लेने जैसा नहीं था जहां आप लोगों को देख सकते थे और उनकी आवाज सुन सकते थे। यह एक वर्ग में भाग लेने की तुलना में अधिक उबाऊ था। इससे पहले कि मेईयान कुछ शब्द लिख सके, उनके विचार फिर से बाहरी अंतरिक्ष में बह गए। जब वह अपने होश में वापस आया तो आधे घंटे बीत गए। उन्होंने अपना सिर नीचे कर दिया और व्यायाम पुस्तक में शब्दों की रेखा देखी। फिर उन्होंने मेईशु को देखा, जिन्होंने पहले से ही 10 पृष्ठों से अधिक नोटों की नकल की थी। उसे थोड़ा दोषी लगा। इस समय मेईशु ने एक छोटे खंड की नकल करना समाप्त कर दिया था। जब वह मेईयान की होमवर्क की प्रगति देखी तो वह घूम गई और भड़क गई। आपने केवल आधे घंटे में ऐसा किया है। हालांकि वह गलत था, लेकिन उसके शरारती व्यक्तित्व ने मेईयान को अवचेतन रूप से मुंहतोड़ जवाब दिया, मुझे इसे खुद लिखने के लिए अपने मस्तिष्क का उपयोग करना होगा। You don't even need to use your brain to copy notes. प्रगति निश्चित रूप से अलग होगी। उद्धरण चिन्ह।
इस समय मेइशू को एक नया मिशन मिला। मास्टर, एक दीर्घकालिक मिशन जारी किया गया है। मास्टर, कृपया इस सेमेस्टर की अंतिम परीक्षा के दौरान मेई यान को कक्षा के शीर्ष 20 में प्रवेश करने में मदद करें। मेइशू ने देखा कि मेई यान को 3 गुणन और विभाजन गणित की समस्याओं को हल करने में इतना समय लगा। उसके चेहरे पर एक जटिल अभिव्यक्ति दिखाई दी। उसे लगा कि यह मिशन बेहद मुश्किल था। मेइशू ने मेई यान के साथ पिछले प्रश्न पर ध्यान नहीं दिया और लापरवाही से पूछा, आपकी कक्षा में कितने लोग हैं? मेइशू ने इस विषय को बदलने की पहल की। ये वही था जो मेई यान चाहता था। उसने अपनी आंखें घुमाई और एक पल के लिए सोचा, 52 लोग। मेइशू ने उसके दिल में धीरे से आहें भरी। मेई यान की कमजोर नींव की तुलना में वह अब अपने सीखने के रवैये से अधिक परेशान थी। यदि उसका रवैया नहीं बदलता है तो इसका मतलब था कि वह अभी भी अपने दिल में सीखने का विरोध कर रहा था। उसके पास अभी की तरह ही अध्ययन करने की प्रेरणा नहीं होगी। उन्होंने अपने मन के भटकने से पहले कुछ शब्द भी नहीं लिखे थे। ये सोचकर कि एक 9 साल के बच्चे को शायद अनुनय और धोखे से धोखा दिया जा सकता है, मेइशू को एक विचार था। उसने अपनी भौहें उठाई और पूछा, लगता है कि अब हमारे पास क्या है? मेई यान ने एक पल के लिए सोचा, एक ही माता पिता होने के नाते। मेइशू, कुछ और? मेई यान को अपना सिर हिलाता हुआ देखकर मेइशू रहस्यमय तरीके से मुस्कुराया। हम अपनी कक्षा में सभी अंतिम हैं। मेइशू की मुस्कान को देखते हुए मेई यान को असहाय लगा। यह एक शानदार बात नहीं है। जब मेइशू ने मेई यान को चारा देखा तो उसके होठों के कोनों ने थोड़ा ऊपर कर दिया। वह मुस्कुराए और कहा, यह शानदार नहीं है, लेकिन हमारे पास बहुत संभावनाएं हैं। आपके पास 51 लोग हैं जो आपसे आगे हैं, जबकि आप आगे बढ़ सकते हैं, जबकि मेरे आगे 55 लोग हैं। उन लोगों को देखें जो दूसरे और तीसरे स्थान पर हैं। चाहे वे कितनी भी कोशिश करें, वे केवल 1 या 2 स्पॉट को सबसे अधिक स्थानांतरित कर सकते हैं। यह हो सकता है कि वे आगे भी आगे बढ़ सकें। उद्धरण चिन्ह। हालांकि यह अजीब लगा, मेई यान ने महसूस किया कि उसके शब्दों ने समझ में आया और सिर हिलाया। तभी मेइशू को इस बिंदु पर पहुंचा। आइए एक शर्त बनाते हैं। हमारे ग्रेड में लिबरल आर्ट्स क्लास में लगभग 500 छात्र हैं। इस मासिक परीक्षा में मैं ग्रेड के शीर्ष 200 में रैंक करूंगा और आप इसे सेमेस्टर के अंत में अपनी कक्षा में शीर्ष 20 में बना देंगे। आपको क्या लगता है? मेई यान ने धीरे से सूंघा और अपनी आंखें घुमाई जैसे कि उसने मेइशू के माध्यम से देखा हो। आप मुझे फिर से सीखने की कोशिश कर रहे हैं। मेइशू ने एक उत्तेजक मुस्कान के साथ मेई यान के सिर को रगड़ दिया। आप शर्त लगाने की हिम्मत नहीं करते। क्या आप हारने से डरते हैं? मेई यान कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जो उकसावे का सामना कर सके। वह इस दोष को अपने आप में जानता था, लेकिन वह इसे बदल नहीं सकता था। यहाँ तक कि वह आग में ईंधन जोड़ता है, ये कहते हुए, हाँ, क्या से डरने के लिए क्या है? यदि आप शर्त लगाना चाहते हैं तो ये हो। अगर आप हार जाते हैं तो क्या होगा? अध्याय 14। मेइशू ने आत्मविश्वास से जवाब दिया, यदि मैं हार जाता हूँ तो मैं आपके किसी अनुरोध से सहमत हूँ। जब तक ये कानूनों और नैतिकता का उल्लंघन नहीं करता है, मैं जैसा कहता हूँ मैं करता हूँ। मेई यान भी बहुत सीधा था। कोई बात नहीं, अगर मैं हार जाता हूँ तो मैं आपसे इस तरह का अनुरोध भी वादा करता हूँ। एक समझौते पर पहुंचने के बाद उन्होंने पूरी तरह से 2 समान प्रतियों के साथ एक लिखित दस्तावेज बनाया और अपने हाथों के साथ हस्ताक्षर किए। जितना अधिक औपचारिक समझौता दिखाई दिया, उतनी ही गंभीरता से मेई यान इसे ले जाएगा। मेइशू ने विजयी तरीके से मुस्कुराया। इस घटना के साथ मेई यान अपने होमवर्क में बहुत अधिक सक्रिय हो गए। यदि वह नहीं जानता कि यह कैसे करना है, तो वह पाठ्यपुस्तकों के माध्यम से फ्लिप करने और आत्म सीखने की कोशिश करने की पहल भी करेगा। मेइशू के पास कॉपी करने के लिए बहुत सारे नोट थे। सप्ताहांत के 2 दिनों में उसने केवल कुल 8 घंटे खाने, धोने और सोते हुए बिताए। बाकी समय वह मेई यान के कमरे में थी, नोटों की नकल कर रही थी। बेट और मेइशू के सूक्ष्म प्रभाव के अस्तित्व के कारण मेई यान ने अचानक दबाव महसूस किया जब उन्होंने मेइशू को नॉनस्टॉप का अध्ययन करते देखा। उन्होंने कार्टून देखने में बिताए समय को छोटा कर दिया। वह उस कॉमिक पुस्तकों में भी दिलचस्पी नहीं ले रहा था जो वांग यू ने विशेष रूप से किसी को उसके लिए खरीदने के लिए प्राप्त किया था। आखिरकार मेई यान भी एक व्यक्ति था जिसने अपने चेहरे की परवाह की थी। यदि दोनों ने शर्त खो दी तो उसे परवाह नहीं थी। हालांकि अगर मेइशू जीता तो एक आदमी के रूप में उसकी गरिमा कहाँ होगी? लंबे समय तक सोचने के बाद मेई यान ने अपनी गरिमा के लिए लड़ने का फैसला किया और मेइशू की सीखने की गति के साथ रहने की पूरी कोशिश की। मेइशू ने रविवार को 11:30 पर सफलतापूर्वक नकल की। भाई बहनों ने जम्हाई ली और एक दूसरे को अलविदा कहा। ये प्रणाली भी बहुत समझदार थी और सप्ताहांत पर किसी भी मिशन को स्वीकार नहीं करती थी। मेइशू ने सोमवार को चेन हाओ की किताबें लौटा दी और दोपहर के भोजन के ब्रेक के दौरान और हर दिन स्कूल के बाद शेष 3 विषयों के लिए नोट्स उधार लेने के लिए उनके साथ एक नियुक्ति की। वाह मेन्यू, आप बहुत टैटू हैं। हे भगवान, आप नकली पलके पहने हुए हैं। वे इतने लंबे और खतरनाक हैं। वे बहुत सुंदर हैं। लिचेंगनम एक हाई स्कूल शहर का एक प्रमुख स्कूल था। हालांकि महिला छात्रों के व्यवहारों जैसे कि अनुमत, रंगाई और मेकअप जो छात्र यहाँ भर्ती हो सकते थे,
उन पर कोई स्पष्ट निषेध नहीं था जो सचेत रूप से उनकी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करेंगे। इसके अलावा अधिकांश माता पिता ने अपने कम उम्र के बच्चों पर सख्त प्रबंधन किया था और एक वयस्क व्यवहार के रूप में ड्रेसिंग को माना था। आईब्रो टैटू और नकली पलके पहनना इस श्रेणी के थे। बच्चे हमेशा वयस्कों की दुनिया के लिए तरस रहे थे। परिपक्वता के लिए तड़प का सार अपने निर्णय लेने की स्वतंत्रता के लिए तरस रहा था। इसलिए जब मेई म्यू को 3 लकीज द्वारा खोजा गया था तो उसने तुरंत कई छात्रों का ध्यान आकर्षित किया। मेई म्यू, ये केवल कुछ ही दिन है जब हम आखिरी बार मिले थे। मुझे क्यों लगता है कि आप बहुत सुंदर हो गए हैं। क्या आपने अपने बाल किए? मुझे याद है कि आपके बाल स्वाभाविक रूप से घुंघराले हैं। उद्धरण चिन्ह। मेई म्यू ने सभी को देखे जाने की भावना का आनंद लिया, लेकिन वह भी चिंतित थी कि उसकी विग को देखा जाएगा या गलती से खटखटाया जाएगा। जब उसने एक सहपाठी को उत्सुकता से अपने बालों के एक स्ट्रैंड को उठाते हुए देखा और उसकी बारीकी से जांच की तो उसका दिल तेज हो रहा था। उसने धीरे से इसे वापस ले लिया और कहा, इसके बारे में कुछ खास नहीं है। मैंने अभी अपने बालों को सीधा किया है। यह अभी भी मेरे मूल बाल हैं। मेई म्यू, इस संगठन के साथ स्कूल बैले के रूप में आपकी स्थिति और भी अधिक ठोस है, लेकिन आप वास्तव में बोल्ड हैं। क्या आपके माता पिता इस बारे में जानते हैं? मेई म्यू ने गर्व से अपना सिर उठाया। बेशक, मेरे माता पिता हमेशा मेरे अनुरोधों को पूरा करते हैं और मुझे खराब करते हैं। मैंने मूल रूप से कॉलेज प्रवेश परीक्षा के बाद ऐसा करने की योजना बनाई थी, लेकिन जब उन्हें पता चला तो उन्होंने कहा कि कुछ महीनों तक इंतजार करने के लिए बहुत फर्क नहीं पड़ेगा। मेरे विचार सबसे महत्वपूर्ण हैं, इसलिए उन्होंने किसी के लिए आने और सप्ताहांत में मेरे लिए ये काम करने की व्यवस्था की। जैसे ही ये शब्द बोले गए, कुछ लोग जो मेई म्यू की डींग मारने वाले नहीं थे, उन्होंने अपनी आंखें घुमाई और उसे नजरअंदाज कर दिया, जबकि अन्य ने अपनी ईर्ष्या व्यक्त की। मेई म्यू को भी कई पुरुष सहपाठियों से सराहना मिली। आपके माता पिता बहुत अच्छे हैं। मैं बहुत ईर्ष्या करता हूँ। मेई म्यू, तुम देखो अब सुंदर हैं। आपका परिवार अच्छी तरह से बंद है और आपके माता पिता आप पर वोट करते हैं। आप वास्तविकता में बस एक छोटी राजकुमारी हैं। उद्धरण चिन्ह। मेई म्यू ने मेई शू को देखा जो अभी प्रवेश कर चुके थे और नफरत उसकी आंखों में चमक गई। मेई म्यू काफी सुंदर था, लेकिन मेई शू की तुलना में वह बहुत कम हो गई। भले ही मेई शू को इतने सालों से ग्रामीण इलाकों में छोड़ दिया गया था, फिर भी उसने उसे अब तक पछाड़ दिया। मेई शू ने सोचा कि कैसे वे केवल 2 महीने की उम्र में थे, फिर भी मेई शू ने 12 साल तक मेई परिवार की एक युवा महिला के जीवन का आनंद लिया। जब मेई शू उच्च समाज में संपन्न हो रहे थे, तब उन्हें और उनकी मां को अपने पिता द्वारा खरीदे गए शानदार अपार्टमेंट में छिपाना था और उन्होंने अपने चेहरे को सार्वजनिक रूप से नहीं दिखाने की हिम्मत की थी। मेई म्यू ने लंबे समय से अपना मन बना लिया था कि मेई परिवार में प्रवेश करने के लिए वह पहली चीज जो वह करेगी वह मेई शू से सब कुछ छीन लेगी। मेई शू ने देखा कि कोई उसे देख रहा था। उसने ऊपर देखा और मेई म्यू को देखा जो भीड़ में खड़ी थी। मेई शू के मुंह के कोनों ने थोड़ा ऊपर कर दिया। उसे उम्मीद थी कि मेई म्यू दृश्य को अधिक सुरक्षित रूप से स्थापित कर सकता है ताकि उसके एक्सपोजर के कारण विपरीत अधिक महत्वपूर्ण हो। आखिरकार मारे जाने से पहले मछलियों को फेंक लिया गया। मेई शू ने मेई म्यू को कुछ और दिनों के लिए इन प्रॉप्स को पहनने का फैसला किया। सब्सक्राइब फॉर लेटेस्ट अपडेट्स एंड मोर सिमिलर स्टोरीज।